जलजले, तूफान, बारिश, सैलाब वगैरह ये सब कुदरत के हाथ में है। लेकिन पिछले चंद सालों से ये बहस छिड़ गई है कि कुछ कंट्रीज खुसूसन यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो दुनिया के हर हिस्से में जहां चाहे मौसम को कंट्रोल कर सकता है और वहां पर अपनी मर्जी से बादल, बारिश, तूफान, जलजले वगैरह ला सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम या हार्प एक प्रोजेक्ट है जिसका आगाज 1993 को हुआ। इस प्रोजेक्ट का मकसद फिजा के सबसे ऊंचे लेयर आयोनोस्फेयर के बारे में तहकीकात अंजाम देना है। आयोनोस्फेयर के ऊपर यह तहकीकात रेडियो वेव्स के जरिए अंजाम पाती हैं, जिसे यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है। हार्प प्रोजेक्ट 180 अदद एंटीनास का मजमुआ है जो 23,000 मुरब्बा मीटर्स पर नज़्म है। हर एंटीना की लंबाई 23 मीटर है। बाज़ अफराद का मानना है कि हार्प सिस्टम दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में नस्ब है या हर जगह फैला हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। हार्प एक प्रोजेक्ट या इदारा है नासा की तरह जो कि अलास्का में कायम है। खुद हार्प का कहना है कि हम एक इल्मी प्रोजेक्ट हैं जिसका काम आयोनोस्फेयर, जो कि ज़मीन की सतह से दूर तरीन और गुमनाम तरीन हिस्सा है, में आने वाले बदलाव का मुतालिया करना है। आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलें कि ज़मीन की सतह से करीब तरीन फ़िज़ा को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, या अगर यूं कहें कि ज़मीन से ऊपर जहां से फ़िज़ा का एरिया स्टार्ट होता है फिर खला तक के मकाम को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ज़मीन से करीब तरीन पहला हिस्सा ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। इससे ऊपर के फ़िज़ा को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। ओजोन की तह या ओजोन लेयर इसी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी हिस्से में वाक़ है। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर मेसोस्फेयर का एरिया स्टार्ट होता है और मेसोस्फेयर से भी ऊपर आयोनोस्फेयर है। इससे आगे खला का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये चारों एरियाज ज़मीन के एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा हैं। यहाँ पर आने वाले तब्दीलियों या बदलाव का डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर असर पड़ता है। ये एंटीनाज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो लहरों का अखराज करते हैं और इन लहरों का कुछ हिस्सा ज़मीन की सतह से 100 से 350 किलोमीटर की बुलंदी पर यानी इसी आयोनोस्फेयर के इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन की रफ्तार को बढ़ाते हैं, जिससे आयोनोस्फेयर गर्म हो जाता है। हार्प की तरफ से छोड़े गए इन लहरों को जज्ब करने के बाद आयोनोस्फेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन मजीद हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को जज्ब करने के काबिल नहीं रहते और बाकी मानदा वेव्स या लहरों को जमीन की तरफ पलटा देते हैं। ये लहरें वापस आने के बाद जमीन की सतह, जमीन की गहराइयों या समंदर की गहराइयों में घुस जाते हैं। अलबत्ता ऐसा हार्प का कहना है, लेकिन इस मामले में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वजूद रखती हैं। इनमें से हाल ही में तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फिर से मौजूए बहस है। ये प्रोजेक्ट कब मशहूर हुआ और इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कैसे वजूद में आईं? ये मंसूबा और इसकी कारकर्दगी सर्द जंग के दौरान शुरू हुई। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के एटमी आबदोजें अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदरों में निकल पड़ती थीं और अमेरिकी फौज हार्प के जरिए अपनी आबदोजों से राब्ता करने और दुश्मन के आबदोजों की निशानदही करने का काम लिया करती थी। इस मंसूबे के क़याम से ही इसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर हो गई हैं। इस डिस्कशन के कुछ तो इल्मी पहलू थे और कुछ अफवाहें। आबो हवा पर कंट्रोल, खुश्क साली और ज़लज़लों का वजूद में लाना, मौत की लहरें या डेड वेव्स का पैदा करना और यहाँ तक कि लोगों के जहनों को कंट्रोल करना या माइंड कंट्रोल इस मंसूबे के बारे में मशहूर होने वाले सबसे कवी नज़रिए हैं। हाल ही में तुर्की और सीरिया में पेश आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद एक बार फिर से हार्प हॉट टॉपिक है। सर्द जंग के खात्मे और सोवियत यूनियन के बिखरने के बहुत अरसे के बाद 2002 में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट के जरिए किसी भी मुमकिना एटमी हमले के असरात से बचने के लिए तहकीकात का आगाज़ किया। इनका ख्याल है कि अगर शुमाली कोरिया ज़मीन के 12 किलोमीटर तह में एटमी धमाके करता है तो ज़मीन के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और एंटीनास तबाह और दिफाई सिस्टम्स मफलूज हो सकते हैं। साइंसदानों का ख्याल था कि हार्प सिस्टम को यूज़ करते हुए हम एटमी धमाकों की सूरत में खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल और इन्हें ज़मीन की सतह से बाहर भेज सकते हैं। चलते हैं उस असल सवाल की तरफ जिसके बारे में एक हवा बनाया गया है। क्या हार्प ही तुर्की और सीरिया में आने वाले ज़लज़लों के लिए जिम्मेदार है?
हार्प और ज़लज़लों का आपस में लिंक सबसे पहले सामने आया था 2010 को, जब एक ताकतवर ज़लज़ले ने एक अफ्रीकन मुल्क हाइटी को तहस नहस कर दिया था। इस ज़लज़ले के बाद बहुत सौ को ये शक था कि इस ज़लज़लों के पीछे हार्प मंसूबा कार फरमा है। जेड ब्रजेंस्की, जो कि जिमी कार्टर दौर में अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर भी रहे हैं, ने कहा था कि हार्प यूनाइटेड स्टेट्स का दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। इनका मजीद कहना था कि टेक्नोलॉजी दुनिया के ताकतवर मुल्कों को ये इजाज़त देती है कि वो बड़ी और उलझा देने वाली जंगों को शुरू करें। तुर्की और शाम में ज़लज़लों की तरह हुगो चावेज, वेनेजुएला के सदर का भी मानना था कि हाइटी के ज़लज़लों के पीछे हार्प मंसूबा कार फरमा है। न सिर्फ दुनिया के दूसरे ममालिक में बल्कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस मंसूबे के बहुत सारे नाक़िद वजूद रखते हैं। 2018 में 2 अमरीकी शहरी माइकल मेंसल और जेम्स ड्राइडन अमरीकी रियासत जॉर्जिया से हार्प को तबाह करने निकल पड़ते हैं। वो एक गाड़ी को असलहा से भर कर कनाडा अबूर करते हैं और अलास्का के बिल्कुल करीब पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। तहकीकात के दौरान ये दोनों एतराफ़ करते हैं कि चूंकि हार्प के जरिए हमारे जहनों को कंट्रोल और दुनिया में तबाही फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम इस मरकज़ को तबाह करना चाह रहे थे। इसी तरह निक बैगेज नामी मुसन्निफ, जो कि अलास्का में ही इस प्रोजेक्ट के आसपास रहता है, ने 1998 में इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक किताब लिखी, जिसमें उसने इस प्रोजेक्ट के जरिए इंसानी सोच को कंट्रोल करने का मंसूबा बताया। इस किताब की न सिर्फ रिकॉर्ड सेल हुई बल्कि इसका दुनिया के 12 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा भी किया गया। निक बैगेज के फादर एक पायलट थे जो 1960 में जहाज़ उड़ाते हुए गायब हो गए थे और आज तक ना उसका और ना ही उसके जहाज़ का कोई अता पता लगा। वो अपने बाप के साथ पेश आने वाले वाक़ये के लिए भी इसी प्रोजेक्ट हार्प को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अब देखते हैं अदर साइड ऑफ द स्टोरी। वो ये कि जिस जगह अलास्का में ये प्रोजेक्ट कायम है वो जगह बिल्कुल भी खुफिया या पोशीदा नहीं है, जैसे पेंटागन या एरिया 51, जो कि इंतहाई खुफिया जगह हैं जहां इंसान तो छोड़ें बल्कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ना किसी को वहां जाने की इजाज़त है, ना ही उन पर तहकीकात वगैरह करने की, और ना ही वहां के मुलाजमीन को कोई जानता है, और ना ही उन्हें खुद को दूसरों के सामने जाहिर करने की इजाज़त है। लेकिन इसके बरअक्स हार्प मंसूबा बिल्कुल भी अवाम से पोशीदा नहीं है। छुट्टी होने पर आप यहाँ के मुलाजमीन को बाहर आता देख सकते हैं और इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आप हार्प मंसूबे की विजिट भी कर सकते हैं, बल्कि साल में एक बार इस जगह को आम आवाम के लिए खोला भी जाता है। यहाँ के मुलाजमीन का कहना है कि हम एक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं और हार्प के बारे में फैलाई जाने वाली बातें मन घड़त और कहानियाँ हैं। यहाँ का एक इंफॉर्मेशन फ़ोन नंबर भी है जिस पर अक्सर लोग फ़ोन करके गालियाँ देते और बुरा भला कहते हैं। ताहम एक अजीब बात यह है कि आज तक किसी भी बड़े अमरीकी ओहदेदार या इदारे ने इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की नफ़ी नहीं की है। आज तक कभी किसी भी अमरीकी सरबराह ने वाज़ेह तौर पर सामने आकर इस प्रोजेक्ट के बारे में फैली हुई बातों को बेबुनियाद, मफरूज़ा या गलत नहीं कहा है। कुछ अफराद का ये भी मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े तूफान, सैलाब और बेहंगम बारिशें खुद अमेरिका में आती हैं। अगर अमेरिका इतना बड़ा तीसमार खान होता तो पहले हार्प के जरिए अपने मसाइल सॉल्व कर लेता। मजीद ये कि भला ये कैसे मुमकिन है कि इतने अहम प्रोजेक्ट को खुफिया नहीं रखा गया है, और ये कैसे मुमकिन है कि ज़मीन के ऊपर इतने बड़े सिस्टम को या इंसानी सोच पर असरअंदाज होने जैसे नामुमकिन अमल को फ़कत 180 खंभों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा हो। ये बात भी काबिल गौर है कि हार्प के वजूद में आने से भी बहुत पहले इतने शदीद ज़लज़ले दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में आते रहे हैं जहाँ पर पूरी की पूरी आबादियाँ रुए ज़मीन से हज़फ हुई हैं। ज़लज़ला ज़मीन की हरकत और जुम्बिश को कहते हैं, और इसकी वजह ज़मीन की परत के फॉल्ट्स में तेज़ी से जलने की वजह से तवानाई का अखराज है, जो कि बहुत कम वक्त में होता है। फॉल्ट्स ज़मीन की तह में उन क्रैक्स को कहा जाता है जहां पर मूवमेंट हो। ज़मीन की परतों के अंदर से तवानाई का अचानक अखराज मुख्तलिफ वाइब्रेटिंग वेव्स पैदा करता है। आमतौर पर ज़लज़लों में वाइब्रेटिंग वेव्स की तमाम अक़साम शामिल हैं, ख्वाह ये वाइब्रेशन कुदरती हो या इंसान का बनाया हुआ हो।
ज्यादातर जलजले फॉल्ट्स की हरकत करने से वजूद में आते हैं, लेकिन ये आतिशफशां के फटने, पहाड़ के गिरने, बारूदी सुरंग के धमाके, जौहरी तजुर्बात या यहाँ तक के आयोनोस्फीयर से वापस आने वाले हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो लहरों की वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि आयोनोस्फीयर से वापस आने वाले हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जमीन के अंदर इन परतों तक पहुंच जाएं? ना सिर्फ ये बल्कि बेशुमार क्रैक्स में से ये उन क्रैक्स तक पहुंच जाएं जिनमें एनर्जी रिलीज करने की पोटेंशियल ज्यादा हो। ये भी हो सकता है कि हार्प वेपन का मुअम्मा सर जंग के दौरान मुसाफिर बरदार हवाई जहाज के पायलट्स को फजा में नजर आने वाले UFO की शक्ल इख्तियार कर ले। सर जंग के दौरान पायलट्स को फजा में तेज रोशनी और फिर अचानक से उनके गायब हो जाने वाली जैसी चीजें दिखाई देने लगी थीं। कुछ इन्हें खलाई मखलूक की मौजूदगी तो कुछ इन्हें अमेरिका या सोवियत के जानिब से तेज रफ्तार असलहे के तजुर्बात से तशबीह देते थे। अगरचे UFOs के हवाले से बहुत सारे सवालात अभी भी जवाब तलब हैं, मगर CIA ने 2013 में कुछ रिपोर्ट्स डीक्लासिफाई किए थे जिसमें सर जंग के दौरान फास्टेस्ट फाइटर जेट्स के टेस्ट की तस्दीक की गई थी। CIA के इस डीक्लासिफिकेशन से सोवियत यूनियन और अमेरिका में सर जंग के दौरान उन कयास आराइयों की तस्दीक हुई जिसमें UFOs तरह की चीजों को देखने का शुबा जाहिर किया गया था। इसी तरह इस बात में भी कोई शक नहीं कि वक्त आने पर खुद CIA हार्प मंसूबे पर से पर्दा हटाएगी और हो सकता है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज मशहूर हैं वो कुल्ली या जुज़वी तौर पर सच साबित हों। ताहम इस सवाल का शायद कभी जवाब ना मिल सके कि आया हार्प का किस हद तक इन जमीनी प्लेट्स या क्रैक्स को जमीन के फॉल्ट्स में अंदर घुस कर हिट करके उसकी एनर्जी खारिज करवा कर जलजले पैदा करने का अहल है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।